मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, यूट्यूब सेशन और इस सीरीज में मैं आपके समक्ष मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों के विश्लेषण और उसके एक आदर्श उत्तर प्रारूप के विकास पर लगातार इस सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। इस क्रम में आज वर्ष 2019 में भारतीय राज्य व्यवस्था से एक लॉन्ग क्वेश्चन को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं, अर्थात मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 300 शब्दों में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम लॉन्ग प्रश्न कह सकते हैं। चूंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रश्नों की शुरुआत होती है 15 से 20 शब्दों में आंसर लिखिए, फिर 100 शब्दों में उत्तर लिखिए और फिर 300 शब्दों में उत्तर लिखिए। इससे अधिक बड़ा प्रश्न मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में पूछे जाने की परंपरा नहीं रहे। अब आज एक बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रश्न राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन एवं कार्यों पर प्रकाश डालिए। बिल्कुल सीधा प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों के उत्तर लेखन में हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। सामान्य तौर पर अभ्यर्थियों को यह लगता है जैसे प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में हम यह सोचते हैं कि उत्तर क्या होगा। मुख्य परीक्षा के संदर्भ में सिर्फ इतना सोचने से काम नहीं चलेगा कि उत्तर क्या लिखना है, बल्कि आपको यह सोचना है कि उत्तर कैसे लिखें कि आप उच्चतम से उच्चतम अंक प्राप्ति को सुनिश्चित कर सकें। यह आपको सोचना पड़ेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन एवं कार्यों पर प्रकाश डालना है। थ्रो लाइट ऑन कंपोजिशन एंड द फंक्शंस ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन। तो हमें कंपोजिशन के विषय में लिखना है और फंक्शंस के विषय में लिखना है और नेशनल वुमेन कमीशन के फंक्शंस और कंपोजिशन के विषय में लिखना है। अर्थात पहले इसको लिखेंगे और फिर इसको लिखेंगे। तो क्या लिखना है यह तो स्पष्ट है, यह मुख्य परीक्षा लिखने वाले सभी छात्रों को स्पष्ट है। इवन प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को भी स्पष्ट है। लेकिन मैंने कहा कि इस पूरी चर्चा परिचर्चा में हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि एक अभ्यर्थी सामान्य से सामान्य प्रकार के पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी मुख्य परीक्षा के संदर्भ में कैसे प्रस्तुत करे, कैसे लिखे कि परीक्षक श्रेष्ठतम अंकों को देने के लिए विवश हो जाए। हजारों छात्रों की कॉपियों को पढ़ते हुए परीक्षक ऐसे भी बोर हो जाता है। मैं बचपन से ही कॉपी चेक करता रहा हूं, चूंकि मैं भी एक शिक्षक के परिवार में उत्पन्न हुआ था, पैदा हुआ था, तो स्वाभाविक सी बात है कि कॉपी चेक करना बड़ा बोरिंग काम है। 2, 4, 5, 10 अगर कोई नया आप कॉपी चेक करना शुरू करेंगे तब तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन हजारों कॉपियों को और एक ही प्रकार के प्रश्न के उत्तर सभी ने लिखे। ऐसे में यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उत्तर को ऐसे प्रस्तुत करें कि हजारों कॉपियों में परीक्षक का ध्यान वहां पर रुक सा जाए, ठहर सा जाए, उसको लगे, उसके मुंह से निकलना चाहिए कि लाजवाब, शानदार, क्या उत्तर इसने प्रस्तुत किया है। इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता है।
और मैं एक बात और भी स्पष्ट कर दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं जो बतला रहा हूं वही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ तरीका है। यह सर्वश्रेष्ठ तरीकों में से एक सर्वश्रेष्ठ तरीका है। इस पैटर्न को यदि आपने समझ लिया, इस ऑर्गेनाइजेशन को यदि आपने फॉलो किया, और जो विचार मैं आपके मन मस्तिष्क में उत्पन्न करना चाहता हूं, विकसित करना चाहता हूं, यदि आपने इसे थोड़ा सा विकसित कर लिया, तो सच मानिए सर्वश्रेष्ठ अंकों के साथ सर्वश्रेष्ठ रैंक पर आप होंगे। इसे कोई रोक नहीं सकता है। मुख्य परीक्षा के संदर्भ में और विशेषकर उत्तर लेखन के संदर्भ में मैं इतने विश्वास के साथ, इतना बल देकर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि लगातार मेंस एग्जामिनेशन लिखने, इंटरव्यू को फेस करने का मुझे अच्छा खासा अनुभव है। और जिस एग्जामिनेशन से में भी मैंने मुख्य परीक्षा लिखा, मुझे उच्चतम अंक मिला यूपीएससी के अंतर्गत, और लगातार मैंने उच्चतम अंक को सिक्योर किया है। और अब तो मेरी बात अतीत की बात हो गई। पिछले 17 वर्षों से जिस पैटर्न पर मैं काम कर रहा हूं और जिस छात्र ने भी उस पैटर्न पे काम किया, वो आज टॉप रैंकर है। यूपीएससी में, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे जाने वाले या कंडक्ट किए जाने वाले एग्जामिनेशंस में, यूपीपीसीएस में, बिहार में, हरियाणा में, विभिन्न राज्यों के द्वारा आयोजित लोक सेवाओं की परीक्षाओं में लगातार अभ्यर्थियों ने शानदार प्रदर्शन करके मेरे इस विश्वास को और भी पुख्ता बनाया और भी मजबूत बनाया कि एक बेहतर सोच के साथ, एक श्रेष्ठ सोच के साथ ही हम बेहतर से बेहतर अंक प्राप्ति को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब देखिए, मैं इस प्रश्न के आदर्श उत्तर लेखन पर चर्चा करूंगा। मैंने आपसे यह कहा कि बिल्कुल सामान्य प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न की उत्तर संरचना क्या होनी चाहिए, सबसे पहले मैं उस पर बात कर लेता हूं जो बिल्कुल सिंपल है। उत्तर संरचना। पहले पॉइंट में उत्तर की शुरुआत करनी है, अर्थात इंट्रोडक्शन। उत्तर की बहुत ही आकर्षक शुरुआत कर सकते हैं, बहुत ही प्रभावशाली शुरुआत कर सकते हैं, और यह शुरुआत महिला सशक्तिकरण से हो सकता है, महिलाओं की स्वतंत्रता से हो सकता है, महिलाओं के सशक्तिकरण से हो सकता है, लैंगिक समानता की आवश्यकता से हो सकता है, जिसके बिना एक राष्ट्र, एक समाज पूर्ण विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकती है, अपने विकास की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकती है। तो बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही आकर्षक शुरुआत हम कर सकते हैं। सीधे सीधे राष्ट्रीय महिला आयोग को हम नहीं लिखेंगे, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग को स्थापित किए जाने का जो मूलभूत उद्देश्य था भारत सरकार का, उस मूलभूत उद्देश्य से हम अपने उत्तर लेखन की शुरुआत कर सकते हैं और इसे काफी आकर्षक और प्रभावशाली हम बना सकते हैं। उत्तर की जो मुख्य संरचना है, इसमें सबसे पहले हमें गठन पर लिखना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कैसे होता है और फिर राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य क्या है। मतलब सीधे सीधे 2 पॉइंट में हम लिखेंगे। गठन बहुत संक्षेप में लिखना है और कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 10(1) के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग के 14 कार्य बतलाए गए हैं। उन 14 कार्यों को जितना संक्षेप में आप प्रस्तुत कर सकते हैं आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सीधे सीधे हम निष्कर्ष पर आएंगे। कई बार अभ्यर्थी
गठन और कार्य लिखकर निष्कर्ष छोड़ देते हैं, लेकिन विशेषकर 300 शब्दों में जब आप अपना उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं तो आपके पास यह अवसर है कि आप निष्कर्ष के माध्यम से एक बार पुनः परीक्षक के समक्ष अपनी श्रेष्ठता का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। अर्थात ओवरऑल किसी विषय को सोचने, समझने, विश्लेषित करने के एक सर्वश्रेष्ठ तरीके का प्रतिपादन बिना निष्कर्ष के नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गठन और कार्य तो सभी लिखेंगे। मुख्यतः उत्तर की शुरुआत और निष्कर्ष अत्यधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाने का प्रयास करें। और मैं कहता हूं कि मुख्य परीक्षा की तैयारी का प्रथम चरण यहीं से प्रारंभ होता है कि आपको सोचना प्रारंभ करना है कि श्रेष्ठतम शुरुआत कैसे की जा सकती है, श्रेष्ठतम प्रस्तुतिकरण कैसे किया जा सकता है, उत्तर लेखन की कला का विकास श्रेष्ठतम तरीके से कैसे किया जा सकता है, निष्कर्ष को बेहतर, आकर्षक और प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है। अर्थात मैं कहता हूं कि मुख्य परीक्षा की तैयारी या इंटरव्यू की तैयारी एक बेहतर सोच, एक उत्कृष्ट सोच के साथ की जा सकती है, विचार के साथ की जा सकती है। इस संरचना पर हम लोग बातचीत करेंगे वन बाय वन। पहले उत्तर की शुरुआत करेंगे, फिर गठन और कार्य पर चर्चा करेंगे, फिर निष्कर्ष पर चर्चा करते हुए हम अंत करेंगे। मैं समझता हूं कि गठन और कार्य को मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इजीली आपको कहीं भी मिल जाएगा। इसलिए मेरा आंसर राइटिंग में अधिकांशतः जो बल होगा वह उत्तर की शुरुआत पर होगा और फिर निष्कर्ष को स्थापित करने पर होगा, क्योंकि गठन और कार्य इजीली आपको किसी भी बुक्स में मिल जाएगा। एज इट इज आपको लिखना है, मतलब यह बहुत सामान्य प्रकार का रहना है और यही प्रश्न की मुख्य मांग है। लेकिन इस मांग को आकर्षक बनाएगा उत्तर की शुरुआत और निष्कर्ष। तो आइए अपने चर्चा परिचर्चा की शुरुआत करते हुए एक स्लाइड लेते हैं और उत्तर की शुरुआत सोचते हैं। पहले डिस्कशन करेंगे, फिर उस पर हम आगे बढ़ेंगे। उत्तर की शुरुआत। प्रिय छात्रों, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आपको सोचना प्रारंभ करना है और फिर आपको चुन लेना है कि इनमें से किस सोच के साथ या विचार के साथ आप श्रेष्ठतम प्रकार से अपने उत्तर को प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का समग्र विकास, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समग्र विकास, अर्थात विकास के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की उच्चतम भागीदारी, महिला स्वतंत्रता, लैंगिक समानता का मुद्दा, देश, समाज और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए महिला विकास न सिर्फ एक साधन है बल्कि एक साध्य भी है। अर्थात महिला विकास एक ऐसे उपकरण के रूप में है, एक ऐसे हथियार के रूप में है जिसके माध्यम से ही हम राष्ट्र, देश, समाज के विकास की चरम प्रकाष्ठा पर पहुंच सकते हैं। हम किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र, किसी भी समाज के विकास की कल्पना तब तक नहीं कर सकते जब तक उस देश की आधी आबादी शोषणग्रस्त है, पिछड़ी हुई है, अपना निर्णय स्वयं नहीं ले पा रही है। समाज में, अर्थव्यवस्था में, राजनीति में, अर्थात विकास के तमाम क्षेत्रों में
जब तक उसकी भागीदारी को हम सुनिश्चित नहीं करेंगे, पुरुषों के साथ समानता को सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक ऐसा हम कर नहीं सकते हैं। और यह कहना बड़ा आसान है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास या समग्र विकास में महिलाओं की उच्चतम भागीदारी। सबसे पहले तो बिना मानसिक परिवर्तन के, बिना मनोवैज्ञानिक परिवर्तन के हम इस परिवर्तन की समग्र प्रक्रिया से गुजर नहीं सकते हैं। अर्थात लोगों की सोच, लोगों के मनोविज्ञान को बदलना होगा, तब समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में हम लैंगिक समानता या महिला सशक्तिकरण या महिलाओं के विकास या महिलाओं की स्वतंत्रता की बात को बल प्रदान कर पाएंगे, और फिर उन्हें विकास के समुचित अवसर हम उपलब्ध करा पाएंगे, और फिर महिलाएं स्वयं अपने विकास के संबंध में स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेते हुए, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी करते हुए विकास की चरम प्रकाष्ठा पर पहुंच सकती हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, जिसको मैं ऐसे ही सोच विचार, चूंकि प्रश्न का उत्तर लेखन करने से पहले एक रिसर्च वर्क होता है। होता क्या है कि हम उस मूलभूत जानकारी के आधार पर और नॉलेज के आधार पर अपने प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं, और पता चलता है कि हमारा उत्तर बहुत सामान्य प्रकार से जनरलाइज हो जाता है, जनरल मार्किंग होता है। मुख्य परीक्षा के बाद अधिकांश अभ्यर्थियों से पूछिए कि सर आपका एग्जाम कैसा हुआ, तो सभी बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि बस फाड़ दिया है। लेकिन पता चलता है कि जब रिजल्ट आता है तो अधिकांशतः अभ्यर्थी खुद फटे हुए महसूस करते हैं। दिल जो है वह फट सा जाता है, टूट सा जाता है कि सर पता नहीं, लिखे तो बहुत थे, पता नहीं सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। बड़ा भेदभाव हो रहा है सर। हमें तो लगता है कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है सर। क्या करें सर? मैं मन ही मन मुस्कुराता हूं और उसे अगले प्रयास के लिए प्रेरित करता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं। जब तक उत्तर की गुणवत्ता को आप ठीक नहीं करेंगे, तब तक मुख्य परीक्षा में चयन, और मैं चयन पर बहुत बल नहीं देता हूं। सिलेक्शन तो ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप योग्य हैं, सक्षम हैं, आपका चयन होगा। लेकिन मुझे सिर्फ चयन से ही संतोष नहीं है। मैं आपकी सफलता को शानदार सफलता में बदलना चाहता हूं। मैं आपको श्रेष्ठतम रैंक पर देखना चाहता हूं। मैं आपको टॉप करते हुए देखना चाहता हूं। सफलता जितनी शानदार होगी, हम और आप जश्न भी उतना ही शानदार मनाएंगे। तो सफलता मिले तो शानदार क्यों ना मिले, और इसके लिए हम प्रयास क्यों ना करें। सिर्फ सफलता के लिए हम क्यों सोचें, सिर्फ सफलता के लिए हम क्यों प्रयास ना करें, बल्कि सफलता के साथ साथ इसे शानदार बनाने का भी प्रयास होना चाहिए। और उस प्रयास के लिए ही मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में आपको थोड़ा नई सोच, उत्कृष्ट सोच या इनोवेटिव आइडियाज पर आपको फोकस करना होगा। जैसा कि इस पूरे परिचर्चा में मैंने कहा कि मेरा उद्देश्य है आपको सोचने में सक्षम बनाना, आपको विचार करने में सक्षम बनाना, आपको एक लीक देना कि बेटा सोचना शुरू करो, इस दिशा में सोचो। इसी क्रम में मैं आपसे कह रहा था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का एक स्टेटमेंट इस संदर्भ में देखिए कितना प्रासंगिक है, जब हम महिला सशक्तिकरण पर बात करते हैं या जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि लोगों को जगाने के लिए महिलाओं को जागृत होना जरूरी है।
महिलाएं अगर जग गई तो लोग अपने आप जागृत हो जाएंगे। महिलाएं भावी पीढ़ी का निर्माण करती हैं, उनका पोषण करती हैं, उनका संरक्षण करती हैं। उनके भविष्य को बेहतर बनाने में वो एक बेहतर भूमिका निभा सकती हैं यदि महिलाएं स्वयं सक्षम हो, योग्य हो, प्रतिभावान हो, और उन्हें यदि अपनी क्षमता, योग्यता और प्रतिभा को अधिकतम साबित करने का मौका मिले तो ये सिर्फ महिलाओं का विकास नहीं होगा, बल्कि ये भारत के भावी पीढ़ी का भी विकास होगा। यही समाज का भी विकास है, यही देश का भी विकास होगा, और इसी से हम राष्ट्र के विकास के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती है, महिलाओं के विषय में हम बात कर रहे हैं, एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती है तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है, राष्ट्र आगे बढ़ता है। महिलाओं का विकास सिर्फ महिलाओं का विकास नहीं है, इस बात को समझना है। यह परिवार, गांव, समाज, देश, राष्ट्र का विकास भी है। इस तरह से जब हम सोचना प्रारंभ करेंगे और जब इस तरह की सोच हमारे समाज में विकसित होगी तो मैं उसी सोच, उसी मनोविज्ञान, उसी मन स्थिति में परिवर्तन करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि सिर्फ राष्ट्रीय महिला आयोग बना देने से ही महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा, बल्कि महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए महिलाओं की स्वतंत्रता आवश्यक है, महिलाओं की समानता आवश्यक है, महिलाओं को अधिकार आवश्यक है, और यह सब कानूनी रूप में ही नहीं बल्कि लोगों की सोच, लोगों की मन स्थिति, लोगों के मनोविज्ञान में परिवर्तन लाके ही हम कानून को प्रभावी बना सकते हैं। कानून बनाकर हम लोगों की मन स्थिति, मनोविज्ञान में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मुझे आज लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह कथन बिल्कुल ही प्रासंगिक है, और इसे सर्वांगीण रूप से हमें न सिर्फ समझना है बल्कि इसके माध्यम से हमें एक मानसिक क्रांति से गुजरना होगा। महिलाओं के विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं की अधिकारिता, महिलाओं की समानता के लिए हमें एक मानसिक क्रांति से गुजरना होगा, और तभी जाकर हम न सिर्फ महिला विकास को सुनिश्चित कर पाएंगे बल्कि महिला विकास के माध्यम से इस देश, इस समाज और राष्ट्र के विकास की ओर न सिर्फ हम आगे बढ़ पाएंगे बल्कि विकास की चरमोत्कर्ष पर हम पहुंचने की क्षमता रख सकते हैं। तो इसी सोच, इसी विचार के साथ अब निर्भर यह करता है कि आप इसे कैसे अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्ति आपकी है। मैं आपको एक मार्ग दे सकता हूं, लेकिन मैंने जो ये सोच दिया है उस सोच के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार से इसी बात को और भी बेहतर, और भी आकर्षक, और भी प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक उदाहरण हम लोग लेते हैं कि मानव समाज और राष्ट्र के समग्र समग्र व सतत विकास के लिए मानव समाज व राष्ट्र के समग्र व सतत विकास के लिए महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक,
विकास के माध्यम से उनका अधिकतम सशक्तिकरण स्वतंत्रता, महिलाएं जितना स्वतंत्र होंगी, जितना स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होगी, तो सशक्तिकरण, स्वतंत्रता वर्तमान में विकास के साधन व साध्य दोनों ही हैं। वह साध्य दोनों ही हैं। इसके लिए विकास के प्रत्येक क्षेत्र में, इसके लिए विकास के प्रत्येक क्षेत्र में इसके लिए विकास के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी है। महिलाओं की अधिकतम भागीदारी व साझेदारी। देखिए, भागीदारी से आगे बढ़ना है और हम साझेदारी की बात कर रहे हैं। पुरुष और महिला विकास में जब साझेदारी की प्रवृत्ति आएगी, पार्टनरशिप की प्रवृत्ति आएगी, तब लैंगिक समानता का जो मुद्दा है वह स्थापित हो पाएगा और तब महिलाएं पुरुषों के समान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर बढ़ सकती है। तो अधिकतम भागीदारी व साझेदारी इसके लिए विकास के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी व साझेदारी संतुलित विकास का मूल मंत्र है। संतुलित विकास का मूल मंत्र है। आप अगर चाहें तो इतने पे भी पैराग्राफ आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अब हम इसे कनेक्ट करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ। हमने एक शुरुआत कर दी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चर्चा परिचर्चा में आपके दृष्टिकोण को और भी परिष्कृत करने के लिए, इसका उन्नयन करने के लिए, अर्थात विकास करने के लिए, मैं चाहूंगा कि 1950, 60 और 70 के दशक में महिला कल्याण की एक नवीन अवधारणा भारत में प्रस्तुत की गई है। अर्थात महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा को ठीक करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विकास के या कल्याण के विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए और महिलाओं को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, 1990 के दशक से या 21वीं शताब्दी के प्रारंभ
होने के समय हमने इस आवश्यकता को महसूस किया या महिलाओं के विकास के कल्याणकारी दृष्टिकोण में एक परिवर्तन की आवश्यकता को महसूस किया गया और महिला सशक्तिकरण के एक नवीन दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया। यह नवीन दृष्टिकोण यह बतलाता है कि यदि महिलाओं को सशक्त बना दिया जाए तो महिलाएं स्वयं निर्णय ले सकती हैं। महिलाओं को यदि सशक्त बना दिया जाए, सक्षम बना दिया जाए, योग्य बना दिया जाए, उच्चतम शिक्षा के माध्यम से, कौशल विकास के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से, अर्थात राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में, अर्थात सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी व साझेदारी महिलाओं का सशक्तिकरण करेगा। और तब जब महिलाएं सशक्त हो जाएंगी तब महिलाएं स्वयं ही विकास के पथ पर अग्रसर हो जाएंगी। उन्हें किसी सहायता, किसी मदद, किसी दया के भीख की आवश्यकता नहीं है। वे योग्य हैं, सक्षम हैं, प्रतिभावान हैं। उन्हें भी अवसर चाहिए ताकि वे अपनी सक्षमता, अपनी योग्यता, प्रतिभा व क्षमता को विकास के चरमोत्कर्ष पर जाकर प्राप्त कर सके, अपने आप को सक्षम बना सके और अपने विकास, अपनी समस्याओं, अपनी चुनौतियों का समाधान करने में वे स्वयं उठ खड़े हों, आगे चल निकले। जब इस सोच के साथ 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों से लेकर वर्तमान जो 21वीं शताब्दी है, उस 21वीं शताब्दी में महिला विकास के एक नवीनतम सशक्तिकरण दृष्टिकोण का विकास हुआ है। इसलिए आज हमें, जब हम महिला विकास की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से दया की भीख की बू आती है। नहीं, किसी दया के भीख की आवश्यकता नहीं है। महिलाएं योग्य हैं, सक्षम हैं, प्रतिभावान हैं। उन्हें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास व सार्वजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमें उन्हें सक्षमतापूर्वक आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना है। वे स्वयं आगे बढ़े, इसके लिए उनके पैरों को मजबूत करना है, उनके हौसले, उनके इरादों को मजबूत करना है। क्योंकि ये हौसला, ये इरादे कभी लड़खड़ाते नहीं, कभी टूटते नहीं। उन मजबूत इरादों के साथ, उस पक्के इरादे के साथ, उस नेक और ईमानदार इरादों के साथ जब हम प्रयास और पहल करेंगे, जब विभिन्न स्तरों पर हम दस्तक देंगे, तब महिला विकास एक मजबूत आवाज के रूप में स्वयं अपने आप को अभिव्यक्त करेगी और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अपने आप के विकास के प्रतिमानों को स्वयं स्थापित कर पाएगी। यह चर्चा परिचर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप इस चर्चा परिचर्चा के माध्यम से अभिव्यक्ति की विभिन्न विधा को समझ सकें, अभिव्यक्ति की उस प्रखरता को समझ सकें, विचार की उस प्रखरता को समझ सके। क्योंकि मैंने कहा कि अपने आप को अभिव्यक्त करने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना तरीका है। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक अभ्यर्थी अपने अपने उस तरीके को विकसित करे, अपनी उस मौलिक क्षमता को विकसित करे, जिससे प्रत्येक अभ्यर्थी श्रेष्ठता का दावा कर सके और अपनी सफलता को शानदार बना सके। इसलिए मैं सिर्फ एक आंसर यहां पर प्रेजेंट तो कर रहा हूं, लेकिन विचारों के माध्यम से, चर्चा परिचर्चा के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आपकी उस सोच, उस विकास को विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियां मिले,
और आप श्रेष्ठतम प्रकार से न सिर्फ सोच सकें बल्कि उसे प्रस्तुत भी कर सकें। देखिए, इस बात को मैं हमेशा कहता हूं, मैं मानता हूं, और जो मैं बात ये कह रहा हूं यह अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। कई सारे छात्र कहते हैं कि सर पढ़ तो लिए हैं सर, लेकिन सर लिख नहीं पा रहे हैं, सर शुरू नहीं कर पा रहे हैं, सर कहां से शुरू करें, कहां पर अंत करें, क्या क्या लिखें सर, ये समझ में नहीं आ रहा है। पता सब कुछ है सर, बेटा सिर्फ किताबी ज्ञान अर्जित करके प्रारंभिक परीक्षा में सफलता के दावे को मजबूत तो कर सकते हो, लेकिन मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में सफलता को निश्चित नहीं बना सकते हो। यदि सफलता को निश्चित बनाना चाहते हो तो सोचना प्रारंभ करो। जब भी तुम्हें यह लगे कि तुम लिख पा नहीं रहे हो, तुम्हें लगे किसी भी प्रश्न को देखकर कि यार कहां से शुरू करें, इसका मतलब है कि सोच की कमी है, दृष्टिकोण की कमी है। पढ़ तो लिए हो, ज्ञान तो है, लेकिन फैक्ट एंड फिगर्स से, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलता है। जब विषय वस्तु की मौलिक समझ होती है और जब उस मौलिक समझ के आधार पर सोचना तुम प्रारंभ करोगे, विचार करना प्रारंभ करोगे, एक प्रशासक बनने जा रहे हो, आज एमपी में कल यूपीएससी में टॉप करोगे, पूरे राष्ट्र का भविष्य तुम्हारे कंधों पर है और तुम विचार करने में सक्षम नहीं हो। भारत में विद्यमान विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं पर मौलिक रूप में तुम्हारी सोच होनी चाहिए, तुम्हारी समझ होनी चाहिए, तुम्हारा विश्लेषण होना चाहिए, तुम्हारे दृष्टिकोण होने चाहिए। तो लिखने में समस्या तभी तक आती है जब तक तुमने सोचने का काम नहीं किया है, तुम्हारे पास सिर्फ किताबी ज्ञान है। और वो सोचना, कहोगे कि सर सोचने के लिए कौन सी किताब पर है? किताबें नहीं पढ़नी है इसके लिए, किताबें तो पढ़ लिया तुमने, एक मौलिक समझ है तुम्हारे पास, लेकिन अब समस्याओं पर विचार करना प्रारंभ करो। उसके कारण क्या है, उसके परिणाम क्या है, उपाय क्या किए गए हैं आज तक, उन उपायों की कमियां क्या हैं, सीमाएं क्या हैं, और क्या करने की आवश्यकता है, क्या पहल किया जा सकता है, क्या नया प्रयास किया जा सकता है। फिर सोचो कि जो पहल और प्रयास किया जा सकता है उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। मतलब सोच पर सोच, सोच पर सोच। जैसे ईंट पर ईंट रखने से, ईंट पर ईंट रखने से एक भवन का शानदार ढांचा खड़ा हो जाता है, वैसे ही उत्तर रूपी भवन भी तैयार हो जाता है। और एक बेहतर भाषा शैली के माध्यम से, एक बेहतर प्रस्तुति के माध्यम से इस महल को हम खूबसूरत बना सकते हैं। पहले तो ढांचा तैयार करो और फिर इसकी खूबसूरती पर विचार करो। इसलिए छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखो, बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं, छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखो। कुछ फिगराइजेशन किया जा सकता है या नहीं, इस बात को सोचो। कुछ चीजों को फ्लो चार्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है या नहीं, इसको सोचो। प्रस्तुतिकरण के भिन्न तरीके क्या हो सकते हैं, थोड़ा अपने अंदर देखो। आंसर राइटिंग एक आर्ट है, उस आर्ट को थोड़ा अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। तो चलिए, मैंने कहा कि मैंने शुरुआत कर दिया, हमने एक तरीका बतला दिया, कई अन्य तरीकों की हमने चर्चा कर दी, कई अन्य दृष्टिकोण पर हमने चर्चा कर दिया। अब तो आप बेहतर रूप में इस चीजों को समझ सकते हैं।
अब हमारे लिए काम बहुत आसान हो गया है। अब हमें सीधे सीधे राष्ट्रीय महिला आयोग पर आना है। तो पैराग्राफ को चेंज करते हैं और हम ऐसे इस पैराग्राफ को आगे बढ़ा सकते हैं कि अतः 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के माध्यम से 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक संरचनात्मक ढांचे को विकसित किया गया। अब हमने क्या किया कि ऊपर में जो हमने लिखा था उससे इसको लिंक किया है। बिल्कुल संक्षेप में छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखो। यह भी परीक्षक के ध्यान को आकर्षित करता है। और जब भी एक पैराग्राफ के पश्चात दूसरे पैराग्राफ पे जाओ तो थोड़ा सा जगह स्पेस छोड़ो, थोड़ा साफ सफाई से लिखो, हैंडराइटिंग पे ध्यान दो। अब इसके पश्चात एक छोटा सा पैराग्राफ और लिखते हैं कि भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। भारत सरकार का महिला व बाल विकास मंत्रालय इस आयोग का नोडल, इस आयोग का नोडल मंत्रालय है। नोडल मंत्रालय है। नोडल का मतलब केंद्रीय होता है, अर्थात ये विभिन्न प्रयासों को एकजुट करता है। आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य शामिल होता है, सदस्य सचिव, जिसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल होता है। गठन पर आपने लिख दिया, संरचना पर आपने लिख दिया, उत्तर का एक भाग भी आपने लिख दिया। इसका नामांकन केंद्र सरकार, इसका नामांकन केंद्र सरकार इसका नामांकन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तथा
वेतन, भत्ते, सेवा शर्तों, मैं थोड़ा सा साइड हट जा रहा हूं, आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तथा वेतन, भत्ता एवं सेवा शर्तों आदि का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ये तीसरा पैराग्राफ भी हमारा समाप्त हो गया, जो गठन या संरचना को स्पष्ट करता है। इसके पश्चात हमें अलग से आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ चर्चा कर दूंगा, आप उसको कहीं से भी नोट कर सकते हैं और बहुत संक्षेप में आपको लिखना है। अगले पैराग्राफ की शुरुआत करते हुए 1990 के अधिनियम की धारा 10(1) के अंतर्गत 1990 के अधिनियम की धारा 10(1) के अंतर्गत आयोग के 14 सूत्रीय कार्यों को प्रस्तुत किया गया है, जो निम्न है। यहां पर ऐसा कीजिए कि है के बाद डबल डॉट दे दीजिए, डबल डॉट डैश। अब आप क्या करेंगे कि विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से इसके विभिन्न कार्यों को प्रस्तुत करेंगे, और इसको मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि ये इजीली कहीं भी आपको मिल जाएगा। ये जो 14 सूत्रीय कार्य है, एज इट इज किसी भी किताब में, किसी भी गाइड में या नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे संविधान एवं कानून के अधीन महिलाओं को उपलब्ध कराए गए सुरक्षा उपाय से जुड़े सभी मामलों की जांच व परीक्षण करना, पहला हो गया। दूसरा हो गया कि इन सुरक्षा उपायों के कार्यपालन के संबंध में समय समय पर केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजना। तीसरा हो गया कि केंद्र या किसी राज्य द्वारा महिलाओं की दशा सुधारने के लिए इन सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सिफारिशें करना। नेक्स्ट हो गया कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान के मौजूदा उपबंधों और कानून की समीक्षा करना तथा इस प्रकार के कानून में किसी भी प्रकार की कमी को पूरा करने के लिए संशोधनों का सुझाव देना। नेक्स्ट हो गया महिलाओं से जुड़े संविधान के उपबंधों एवं कानूनों के उल्लंघन के मामलों को हाथ में लेना, अर्थात उसकी जांच करना। नेक्स्ट हो गया महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव और उत्पीड़न से पैदा होने वाली विशेष समस्याओं या स्त्रियों में विशेष अध्ययनों और जांच का आह्वान करना तथा इन समस्याओं के समाधान के लिए अनुमोदित की गई रणनीतियों के समक्ष आने वाली बाधाओं की पहचान करना। नेक्स्ट हो गया महिलाओं से जुड़े मामलों में शिकायतों को देखना और खुद की पहल पर ध्यान देना। नेक्स्ट हो गया महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की नियोजन प्रक्रिया पर परामर्श देना और उसमें भागीदारी करना। नेक्स्ट हो गया विकास के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को अपेक्षित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के तरीके सुझाना। किसी भी कारागार या पूछताछ गृह या महिलाओं की संस्था या अन्य ऐसे स्थान का निरीक्षण करना जहां महिलाओं को बंदी या अन्य रूप में रखा जाता है। नेक्स्ट हो गया किसी भी ऐसे मुकदमे को वित्त उपलब्ध करवाना जिसमें महिलाओं के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाले मुद्दे निहित हैं। नेक्स्ट हो गया महिलाओं से जुड़े किसी भी मामले पर सरकार को समय समय पर रिपोर्ट तैयार करके भेजना, और वार्षिक रूप में रिपोर्ट तैयार करके ऐसे भी आयोग भेजता ही है राष्ट्रपति को।
लास्ट है, केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए किन्हीं अन्य मामलों को देखना, अध्ययन करना और तदनुरूप सरकार को रिपोर्ट भेजना। यही 14 सूत्रीय वो कार्य है जिसकी हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। ये इजीली कहीं भी आपको मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। ये आपके टाइम को खराब करने वाली बात है। इसके पश्चात एक बात अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि इस प्रकार आयोग महिलाओं से जुड़े मामलों पर स्वयं की पहल पर मौखिक या लिखित रूप से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करता है। अपनी कार्यवाहियों और कार्य निष्पादन के संदर्भ में आयोग को सिविल अदालत की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। यहां तक लिखते हुए आप लास्ट कर देंगे। अब हम आते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष बिल्कुल संक्षेप में 2 लाइन में निष्कर्ष। एग्जामिनेशन में आपको यह लिखना नहीं है कि निष्कर्ष है, बल्कि लास्ट पैराग्राफ जो आप लिखेंगे वही निष्कर्ष होता है। बहुत अधिकांशतः छात्र क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि गठन और कार्य पूछा गया है, गठन और कार्य आपने लिख दिया, उत्तर पूरा हो गया। नहीं, अब आप निष्कर्ष भी लिखिए। हम लोग ये मानते हैं, आप भी इस बात को थोड़ा सोचिएगा, 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बना। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हो गई और आज उसकी स्थापना के लगभग 30 वर्ष पूरे हो गए। 2022 में हैं हम, 8 साल उधर और 22 साल इधर, लगभग 30 साल पूरे हो गए, अर्थात 3 दशक पूरे हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी क्या राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना महिलाओं को लैंगिक समानता के अवसर उपलब्ध कराने या महिलाओं के विरुद्ध जो शोषण, महिलाओं को जिन विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक शोषण का शिकार होना पड़ रहा है, यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है, यौन हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है, घरों में मारपीट की शिकार अधिकांशतः महिलाएं, और उनके मुद्दे कभी बाहर नहीं आ पाते हैं। महिलाएं मौन हैं, सिसक रही हैं। क्या राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के उन आंसू को पूछ पाया है? क्या उनको न्याय दिला पाया है? क्या उनको एक बेहतर जीवन दिला पाया है? क्या इसके लिए उसने कोई ठोस काम किया है? और इसीलिए प्रारंभ में ही हमने इस प्रश्न को उठाया था कि क्या सिर्फ कानून बना देने से, समानता का अधिकार प्रदान कर देने से और समान कानून बना देने से, कुछ संगठनों की स्थापना कर देने से, कुछ संरचनात्मक उपाय कर देने से क्या महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा? क्या ऐसा सोचना एक भूल नहीं है? ऐसा नहीं है कि यह सब बेकार है, मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसे प्रभावशाली तभी बनाया जा सकता है जब हम विभिन्न स्तरों पर पहल और प्रयास करें। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, जब तक महिलाओं के संबंध में पुरुषवादी सोच, जो मेल स्टूडेंट होंगे कृपया मुझे माफ कीजिएगा, महिलाओं के संबंध में जो पुरुषवादी सोच है समाज के अधिकांश लोगों में, क्या आपको नहीं लगता कि जब तक इस सोच को नहीं बदला जाएगा, इस मनोविज्ञान को नहीं बदला जाएगा, तब तक समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन स्पष्टतः हमें दृष्टिगोचर नहीं होगा। कहने के लिए हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन धरातल पर हमें कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन मैं आपको हतोत्साहित भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको प्रेरित करना चाहता हूं निष्कर्ष के माध्यम से
कि महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए, महिलाओं की सक्षमता के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके वास्तविक विकास के लिए हमें विभिन्न स्तरों पर पहल व प्रयास करना चाहिए। और सबसे बड़ा पहल व प्रयास सामाजिक मनोविज्ञान व लोगों की मन स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए हमें एक क्रांतिकारी आंदोलन की आवश्यकता है, या इसे एक आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। गुलामी, दास्ता, उत्पीड़न, शोषण, अन्याय, हिंसा के विरुद्ध हमें आवाज उठाना ही पड़ेगा। एक बार हमने आवाज उठाई थी अपनी स्वतंत्रता के लिए, लेकिन हमारी जननी अभी भी स्वतंत्र नहीं है, हमारी मां अभी भी स्वतंत्र नहीं है, हमारी बहनें अभी भी स्वतंत्र नहीं है। इसके लिए भी हमें एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आंदोलन चलाने की जरूरत है, हमें एक बौद्धिक आंदोलन की जरूरत है, ताकि हम उस अनुकूल वातावरण को विकसित कर सकें जो महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास को सुनिश्चित करते हुए सार्वजनिक जीवन में उनकी प्रभावशाली भूमिका को सुनिश्चित कर सकता है। कुछ इन्हीं बातों से आपको निष्कर्ष स्थापित करने का प्रयास करना है, लेकिन बहुत संक्षेप में और बहुत सकारात्मक रहते हुए भी, नकारात्मक नहीं रहना है। जैसे मैं एक छोटा सा प्रयास करता हूं, 2 लाइन का एक निष्कर्ष। परंतु राष्ट्रीय महिला आयोग को और भी अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए तथा महिलाओं के समग्र विकास तथा विकास में उनकी भागीदारी व साझेदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार के पहल करने आवश्यक हैं। कानून, संरचना व संगठन ही पर्याप्त नहीं है, वरन लोगों के सोच, मन स्थिति व मनोविज्ञान में परिवर्तन के लिए हमें
एक बौद्धिक, सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता है। ताकि महिला विकास, लैंगिक समानता को धरातल पर लाया जा सके या उसे प्रभावी बनाया जा सके। मतलब मैंने एक तरीका बतलाया, एक सोचने का तरीका, एक लिखने का तरीका। थोड़ा और संक्षेप कर सकते हैं, थोड़ा और विस्तार कर सकते हैं शब्द सीमा के अनुसार। किसी भी प्रश्न के उत्तर लेखन में यदि आप एक श्रेष्ठ विचार को प्रस्तुत कर पाते हैं तो उन्हीं श्रेष्ठ विचारों से आप यह सिद्ध कर पाते हैं कि हां, एक प्रशासक के रूप में आप में वह नेतृत्व का गुण निहित है, आप में वह दृष्टि निहित है, आप में वह दृष्टिकोण निहित है जिससे कि आप राष्ट्र के विकास को आगे लेकर चल सकते हैं, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं और समाज व राष्ट्र के निर्माण में अपनी एक सकारात्मक व रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। आप एक रोल मॉडल बन सकते हैं। परीक्षक को जब यह विश्वास हो जाता है तब वह अपनी झोली से अधिकतम अंक निकालता है और आपको दे देता है। उसे खुशी होती है कि वाह, एक दिशा निर्धारक उत्तर लेखन लिखना पड़ेगा आपको। आपको यह नहीं सोचना करे ये तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इस प्रश्न के उत्तर में हमें कौन सा विशिष्ट चीजें कर लेनी है। नहीं, सामान्य से सामान्य बातों को भी भिन्न तरीके से प्रस्तुत करके बेहतर अंक प्राप्ति के दावे को पुख्ता बनाया जा सकता है। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देता हूं। फिर अगले सीरीज में, अगली श्रृंखला में आपके सामने उपस्थित होऊंगा एक अन्य प्रश्न लेकर, और उस पर आपके विचार, आपकी बौद्धिकता, आपकी तर्क शक्ति, आपके सोचने की क्षमता में एक सकारात्मक और रचनात्मक परिवर्तन करने के लिए एक वैचारिक उत्प्रेरण करने का एक प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।